जॉर्ज बर्नर्ड शॉ ये बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट है। और जॉर्ज बर्नर्ड शॉ का एक वर्क है आर्म्स एंड द मैन। हालांकि इनके कितने सारे प्ले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं, लेकिन आर्म्स एंड द मैन की अगर हम बात करेंगे तो वो एलटी ग्रेड के हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। एलटी ग्रेड में आर्म्स एंड द मैन है, जिसे कि उसकी स्टोरी की अलग वीडियो और उसके बाद में उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अलग वीडियो, मतलब मैं इस पे दो वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। आज हम बात करेंगे जॉर्ज बर्नर्ड शॉ की बायोग्राफी की, मतलब उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की। हालांकि बायोग्राफी पे क्वेश्चंस जो है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, खासकर एलटी ग्रेड में। क्योंकि एलटी ग्रेड में टोटल जो वर्क होते हैं उन्हीं पे से सारे क्वेश्चन ही आने जरूरी नहीं होते। तो जो सेलेक्टेड वर्क लगे होते हैं सिलेबस में हमारे, सबसे पहले जो एग्जामिनर होता है उन्हीं पे क्वेश्चंस लेता है। अगर जॉर्ज बर्नर्ड शॉ पे क्वेश्चन लिए जाएंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे उन्हें नोबेल प्राइज, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वो आपके मतलब लगभग 8-10 क्वेश्चन होते हैं। फिर भी मैंने इस पे जॉर्ज बर्नर्ड शॉ पे क्वेश्चन कराए हैं आपको, एक नजर में मतलब फिर भी आप देख लेना। लेकिन इसके कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में मैं थोड़ा सा जब वे आएंगे क्वेश्चन तो बता भी दूंगा आपको। तो आपको कुछ वो क्वेश्चन कर लेने हैं। और आर्म्स एंड द मैन पे तो खैर आपको समरी मैंने आपको करा दी थी बढ़िया तरीके से, और उसके क्वेश्चन भी कराए थे। वहां से ज्यादा उम्मीद होती है, कैरेक्टर के बारे में पूछा जाता है, या फिर कोई लाइन किसने बोली है वो चीज आ जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट लाइन भी मैंने आपको कराई थी। थीम के ऊपर क्वेश्चन हो जाता है, तो किसी भी तरीके से मतलब वर्क पे क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इन कंपेरिजन ऑफ राइटर। तो इसलिए जैसे अगर हम टीजीटी की बात करें, क्योंकि वहां पर 4 राइटर्स होते हैं, तो हमें राइटर पे भी क्वेश्चन करने होते हैं और फिर उसके वर्क पे भी करने होते हैं। इसी तरीके से पीजीटी पे भी होता है, क्योंकि वहां वर्क डिफाइन नहीं होते, यहाँ वर्क डिफाइन है। तो हमारा आर्म्स एंड द मैन और काफी इंपोर्टेंट वर्क है, मतलब बहुत ही अच्छी कॉमेडी है, रोमांटिक कॉमेडी जॉर्ज बर्नर्ड शॉ ने लिखी है। लिमिटेड कैरेक्टर डालता है जॉर्ज बर्नर्ड शॉ। और ये एक ऐसे है जैसे प्रोपेगेंडिस्ट होते हैं, मतलब एक तरीके से ज्ञान देना, डिडेक्टिसिज्म, और प्रॉब्लम प्ले लिखते हैं, समस्या दिखाते हैं वहां की क्या चल रही है। बिल्कुल जॉर्ज बर्नर्ड शॉ को और गाल्सवर्दी को अगर देख लो तो दोनों में काफी कुछ सिमिलरिटी है। वहीं की समस्या लेंगे, उठाएंगे। आर्ट फॉर लाइफ से एक लिखते हैं, कला के वास्ते नहीं लिखते, कुछ ज्ञान देना चाहते हैं अपने रीडर्स को। और जो समाज में चल रही है, जो बुराइयां है, उसे रिफॉर्म करना चाहते हैं अपने वर्क के द्वारा। तो वही चीज हम देखेंगे जॉर्ज बर्नर्ड शॉ के क्वेश्चंस में। तो इनका जो जन्म हुआ था वो डबलिन आयरलैंड की राजधानी है। तो ये आयरिश है, मतलब आयरलैंड के थे। बाद में फिर ये इंग्लैंड को, मतलब इनके माता पिता जो है वो शिफ्ट हो गए थे। तो जॉर्ज बर्नेट शॉ वाज बोर्न इन डबलिन में पैदा हुए थे, आयरलैंड की ये। आयरलैंड मतलब ये सब ब्रिटेन का हिस्सा होता है, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड। तो डबलिन में पैदा हुए थे। 26 जुलाई 1856 में इनका जन्म हुआ था। सोज फादर वाज कैथोलिक। तो दो प्रकार के क्रिश्चियन होते हैं, एक कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो इनके जो पिता थे वो कैथोलिक थे। कैथोलिक होते हैं जो पोप को मानते हैं, जिस जो पोप इटली में, आप आजकल तो वेटिकन सिटी में जो पोप रहते हैं उनके रूल्स एंड रेगुलेशन पे चलने वाले, उन्हें कैथोलिक कहते हैं। सो के जो पेरेंट्स थे वो माइग्रेटेड हुए थे अमेरिका फ्रॉम इंग्लैंड 1868 से। ये अमेरिका माइग्रेट हो गए। तो पहले तो इंग्लैंड में या आप कह दो ब्रिटेन में रहते थे, बाद में अमेरिका शिफ्ट हो गए। ही वाज एन आयरिश मैन। ये आयरिश मैन थे, आयरलैंड के थे। बट हिज पेरेंट्स वर ओरिजिनली इंग्लिश, लेकिन इनके जो पिता थे वो इंग्लैंड से थे। और ये आयरिश है, आयरलैंड, क्योंकि इनका जन्म डबलिन में हुआ था, आयरलैंड की राजधानी में। सो अचीव्ड नोबेल प्राइज इन 1925 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। ये आयरलैंड के थे। तो ये 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि मुश्किल से मैं 63 क्वेश्चंस कराऊंगा जॉर्ज बर्नेट शो पे। उन 63 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको उन्हें ही ज्यादातर ध्यान रखना है। वो एलटी ग्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें, वैसे तो जॉर्ज बर्नेट शो पे बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उन सब में जो 10 क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आपके सामने। 1925 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला। 1925 में नोबेल प्राइज, और 1950 में ये मर गए थे, मतलब इनकी डेथ हुई थी 1950 में। मतलब थोड़ा याद रह जाता है 25 और ये 50, मतलब बिल्कुल एक ठीक फिगर है 25 और 50। तो 50 में, 1950 में इनकी मौत हो जाती है, और 1925 में इन्हें नोबेल प्राइज मिलता है। आयरलैंड के आयरिश राइटर थे, ठीक है ना। इनके माता पिता जो थे वो इंग्लैंड से थे। बाद में इनके माता पिता माइग्रेट हो गए थे अमेरिका। सो बिगेन हिज करियर एज ए नोवेलिस्ट। ये खासियत है इनकी
ये भी क्वेश्चन अच्छा है कि ये नॉवलिस्ट थे। मतलब कभी कभी क्या है कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का जब नाम आता है तो पोइट्री में, नॉवेल में, एसेइस्ट में, या फिर अगर हम ड्रामे की बात करें तो इनका नाम ड्रामेटिस्ट के रूप में देखने को मिलता है। हालांकि अगर हम गाल्सवर्दी की बात करते हैं तो उनके नॉवेल में और ड्रामा दोनों में ही वो बहुत ज्यादा फेमस थे। दोनों चीज उनकी बराबर थी। उनके नॉवेल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, ज्यादातर उन्होंने फोर्साइट सागा जैसे वर्क लिखे हैं। तो उनके नॉवेल भी और उनके प्ले भी। लेकिन जॉर्ज बर्नेट शॉ जो फेमस हुए हैं ना, वो प्ले राइट के रूप में हुए हैं। और ऐसा क्वेश्चन कि जैसे हम किसी को जानते हो कि भाई ये इस चीज के लिए विख्यात है, उसने स्टार्टिंग किसी और चीज से करी है, तो वो बन जाता है क्वेश्चन इंपोर्टेंट। तो अगर आपसे पूछ ले, ये क्वेश्चन भी इनका अच्छा क्वेश्चन है कि इनका जो लिटरेरी करियर था ना, वो नोवेल से स्टार्ट हुआ। नोवेल में सक्सेस गेट नहीं कर पाए, ड्रामे में कर पाए। तो इनका जो ड्रामे में मतलब ज्यादा इन्होंने ख्याति प्राप्त करी है। तो जॉर्ज बर्नेट शॉ बिगन हिज करियर, उनका एज ए नॉवेलिस्ट उन्होंने अपना करियर स्टार्ट करा था। गुड पीपल मेक गुड लॉज, बट गुड लॉज पास्ड बाय ए फ्यू डोंट डू नॉट नेसेसरली मेक ए गुड सोसाइटी। अब ये बात जॉर्ज बर्नेट शॉ ने कही है। जब आप जॉर्ज बर्नेट शॉ को पढ़ते हैं ना, इनकी बातों को देखना, इसी से देख लेना आप, ये थोड़ा, ये इनके मन में एक चीज रहती है कि समाज को कैसे सुधारे। जैसे कोई इंसान बड़ा परेशान हो जाता है ना, समाज को देखता है यार समाज में ये बुराइयां हैं, तो वो टेंशन में हो जाता है, फिर वो अपने वर्क में लिखता है भाई समाज सुधारक क्या होते हैं, जो सोशल रिफॉर्मर होते हैं। वो कोई भी हो सकते हैं, वो राजा राम मोहन रॉय जैसे व्यक्ति हो सकते हैं, वो महात्मा गांधी जैसे भी हो सकते हैं। कोई आंदोलन करके पब्लिक को जागृत करता है। जो राइटर है वो अपनी राइटिंग से करेगा इस काम को। तो ये एक राइटर थे, तो इन्होंने अपने वर्क को ऐसा लिखा कि सोशल रिफॉर्मर वाला, मतलब समाज को रिफॉर्म करना चाहते थे, समाज सुधारक के रूप में इन्होंने काम करा है। तो अब ये इनकी इस लाइन से भी आपको पता लग जाएगा। तो बिल्कुल मतलब जो पुराने अगर कोई नियम है, मान लिया सपोज करो हमारे कल्चर में, जैसे कोई हमारा इंडियन कल्चर है, आपने नाम सुना होगा राजा राम मोहन रॉय का। जैसे नाम होता है तो उन्हें कहा जाता है कि वो एक तरीके से पुनः जागरण काल के मसीहा थे। तो मतलब उन्होंने नई चीजें, सती प्रथा के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। तो अब यहाँ पर कोई चीज पुरानी चली आ रही है हमारे कल्चर में, वो सही नहीं है। मान लिया पर्दा प्रथा सही नहीं है या सती प्रथा सही नहीं है, तो उसकी आवाज उठाना बड़ा मुश्किल होता है भाई। धर्म से, आप अपने कल्चर से, अपनी इथिक्स से, अपनी पॉलिसी जो हमारे धार्मिक चीजें हैं उनसे कोई लड़ नहीं सकता। तो बड़ा कलेजा चाहिए ऐसे व्यक्ति में, उसे बहुत बुराइयों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन ये भी ऐसे ही थे, इन्होंने लड़ाई लड़ी है। मतलब अगर कोई समाज में बुराई है, अपने धर्म में या किसी भी चीज में, रीति रिवाज में, तो ये उसके खिलाफ खड़े हो जाते थे। ऐसे व्यक्तियों को ही इकोनोक्लास्ट कहा जाता है। इकोनोक्लास्ट है, ऐसे कमला दास भी है, या फिर गाल्सवर्दी, जॉर्ज बर्नेट शॉ, कुछ ऐसे नाम सामने आते हैं। तो ये इस तरीके के व्यक्ति थे। अब ये देखो क्या बोल रहे हैं, गुड पीपल मेक गुड लॉज, अच्छे व्यक्ति अच्छे नियम बनाते हैं समाज में। गुड लॉ जो अच्छे नियम होते हैं, पास्ड बाय ए फ्यू, कुछ व्यक्ति उन्हें पास कर देते हैं कि भाई हाँ ये तो अच्छे बनाए हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति जो पास करते हैं ना, डू नॉट नेसेसरली मेक ए गुड सोसाइटी, वे एक अच्छी सोसाइटी नहीं बना सकते, क्योंकि उसके लिए हमें ज्यादा व्यक्तियों की जरूरत होती है। दो चार व्यक्तियों से ही समाज नहीं बनता। मतलब ये कहा है इन्होंने कि भाई उसके लिए सभी को जागृत करना पड़ता है। और ये काम जो व्यक्ति करते हैं उनमें से एक जॉर्ज बर्नेट शॉ भी थे। तो इन्होंने इस चीज को करा भी है। इनका वर्क है, जब आपने पढ़ भी लिया है, आप उसे ध्यान भी रखना, आर्म्स एंड द मैन, जिसमें वो बताते हैं युद्ध में क्या चीजें गलत चल रही है, सामाजिक जो प्रॉब्लम्स थी कि आजकल जो है ऐसे चीटिंग करी जा रही है, उस उन्होंने लव के ऊपर भी दिखाया है। उन्होंने ये भी दिखाया है फैशनेबल लेडीज जो है वो ईगो बहुत ज्यादा है, अपने आप को शो ऑफ करना, वो सब चीजें वो दिखाते हैं। ही वॉज द सन ऑफ जॉर्ज केयर्सो, ये इनके पिता का नाम हो गया। ऐसे क्वेश्चन तो इंपोर्टेंट नहीं रहेंगे। अब तक जो क्वेश्चन आए हैं नोबेल प्राइज वाला क्वेश्चन है, जैसे वही इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है इनका कि भाई नोबेल प्राइज इन्हें 1925 में मिला था। इनका जो करियर था वो नोवेलिस्ट के रूप में इन्होंने स्टार्ट करा। तो कुछ क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन जो है अब तक ये ठीक ठाक क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन तो मैं काफी कराऊंगा इस पे, लेकिन 10-12 ही क्वेश्चन होंगे जो एलटी ग्रेड को अगर ध्यान में रख के चलेंगे तो उन्हीं में से ही पूछा जा सकता है। ऐसे नहीं पूछेंगे इतना ज्यादा डीप वाले क्वेश्चन, पिता का नाम क्या है। डब्ल्यू जे लॉन्ग ने इनके बारे में एक बात बोली है, ऑफ म्यूजिक ही न्यू एलिट, म्यूजिक के बारे में उन्हें लिटिल पता है। लिटिल से मतलब होता है बहुत कम, मामूली। ऑफ आर्ट ऑफ ड्रामा नथिंग, बट ही हैड ए नेचुरली कीन इंटेलेक्ट, इन्हें कला के बारे में, ड्रामे के बारे में
बहुत कम पता है, नथिंग पता है, बट ही हैड ए, ये ड्रामे को, कला, आर्ट, इनके बारे में इन्हें कोई जानकारी नहीं थी। इन्हें किस चीज की पता था वो देखो। ही हैड अ नेचुरली कीन इंटेलेक्ट, इनकी जो इंटेलेक्ट थी ना, बुद्धि, वो बहुत ही तीव्र थी जॉर्ज बर्नेट शॉ की। ए वास्ट कंसिस्ट, जो वास्ट माने व्यापक, कंसिस्ट माने होता है मतलब घिरे हुए थी या अपने अंदर समाये हुए थी। एंड वाट द आयरिश कॉल्ड, ये क्या समाये हुए थे अपने अंदर, अ गिफ्ट ऑफ गैब। एक गिफ्ट ऑफ गैब होता है, गैब माने बोलना, स्पीकिंग, गिफ्ट, इन्हें गिफ्ट ऑफ गैब मिला हुआ था। मतलब ये बहुत ज्यादा, जैसे बातूनी होते हैं ना, मतलब बोलने का ज्ञान था इन्हें। इन्हें ड्रामा लिखने का, कला का या म्यूजिक का, इन चीजों का नहीं पता था। इन्हें बोलना पता था, मतलब ये अच्छे वक्ता थे। गिफ्ट ऑफ गैब, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो पूरी स्पीच है ना, ऐसे नहीं पूछा जाता, बस ये कहा जाता है कि किसे कहा जाता है कि ही हैज अ गिफ्ट ऑफ गैब, या फिर हु सेड टू जॉर्ज बर्नेट शॉ, को किसने कहा था कि ही हैज ए गिफ्ट ऑफ गैब, वो गिफ्ट ऑफ गैब रखता है, मतलब बोलने में बहुत ज्यादा परफेक्ट है। ऐसा किसने कहा था, तो वो W.J. लॉन्ग ने कहा था। एक गिफ्ट ऑफ गैब मिला हुआ है जॉर्ज बर्नेट शॉ को। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनके ऊपर। सो बिकेम एन एक्टिव मेंबर ऑफ फैबियन सोसाइटी इन 1884, फैबियन सोसाइटी के ये एक्टिव मेंबर बने। ये भी क्वेश्चन अच्छा है इनके बारे में। ये एक फैबियन सोसाइटी है। फैबियन सोसाइटी जो थी, जो डेमोक्रेसी की बात करते थे, मतलब इस सोसाइटी को एस्टेब्लिश किया गया था, इसमें बहुत सारे मेंबर्स थे, उसमें ये एक्टिव मेंबर थे। और इस सोसाइटी का जो एक मिशन था वो ये था कि हमें सबको इक्वल राइट्स, डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र की रक्षा करनी चाहिए, और सभी को लेके चलना चाहिए। तो मतलब इस तरीके की एक समाज था, उसके ये भी मेंबर थे। तो फैबियन सोसाइटी किससे जुड़ा हुआ है, चार राइटर के नाम लिख दिए, तो आपको जॉर्ज बर्नेट शॉ पे जाना पड़ेगा। हिज फेमस ड्रामाज आर, देखो यहाँ पर जो सबकी ईयर लिखी हुई है उससे तो आपका कोई मतलब है नहीं, ठीक है। कुछ नाम जरूर है, आप ध्यान रख लेना। कभी कभी एक क्वेश्चन बनता है, हालांकि एलटी ग्रेड में कम चांसेस है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि चार वर्क लिख दिए और उनमें से पूछ लिया बताइए इनमें से कौन सा जॉर्ज बर्नेट शॉ का नहीं है। तो विडोवर्स हाउस, द फ्लेंडर, आर्म्स एंड द मैन, प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट, द वारन, मिसिस वारन्स प्रोफेशन, कैंडिडा, मैन एंड सुपरमैन, द डॉक्टर्स डायलेमा, पैग्लियन, सेंट जॉन, द एप्पल कार्ट। हालांकि मैं इसमें अगर ज्यादा फेमस बताऊं, इसने फेमस ही लिखे हैं, हालांकि उन्होंने तो और भी लिखे हैं, लेकिन अगर ज्यादा फेमस वर्क देखे तो इनका जो वर्क है आर्म्स एंड द मैन, मिसिज वारेंस प्रोफेशन, क्योंकि ये ऐसा इनका वर्क था जिसके ऊपर ड्रामा था, मतलब काफी कंट्रोवर्शियल ये ड्रामा रहा है, विवादास्पद रहा है, और बैन भी लग गया था। मिसिज वारेंस प्रोफेशन है, कैंडिडा भी इंपोर्टेंट है, मैन एंड सुपरमैन भी इंपोर्टेंट है, और सेंट जॉन और पिगमेलियन, ये कुछ ड्रामे हैं जो ज्यादा इंपोर्टेंट है इनके। तो उम्मीद कम है क्वेश्चन की, फिर भी आपको ईयर नहीं देखनी, बस आपको नाम पढ़ लेने हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। जॉर्ज बर्नेट शॉ इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ 20th सेंचुरी के थे, वो तो ईयर से भी पता लग जाता है। 1950 में इनकी डेथ हुई थी, तो ये 20th सेंचुरी के थे, अर्ली 20th सेंचुरी। ही इज रिगार्डेड एज नेक्स्ट टू शेक्सपियर, इन्हें शेक्सपियर से नेक्स्ट कहा जाता है, मतलब विलियम शेक्सपियर के बाद अगर किसी का नाम आता है तो इनका। ही डिड नॉट बिलीव इन राइटिंग मेयरली फॉर आर्ट्स लाइक शेक्सपियर, ये विलियम शेक्सपियर की तरह केवल आर्ट के लिए नहीं लिखते थे। आर्ट के लिए लिखना होता है कि कला के वास्ते, मतलब मुझे एक राइटर बनना है तो मैं आर्ट के लिए लिखूं। तो कहते हैं ना कि आर्ट फॉर आर्ट सेक, आर्ट फॉर लाइफ सेक, तो आर्ट फॉर आर्ट सेक नहीं है, आर्ट फॉर लाइफ सेक है। मतलब ये लिखते थे कि दूसरों को मैसेज पहुंचाने के लिए, इन्हें इससे मतलब नहीं था कि भाई मुझे एक अच्छा आर्टिस्ट माना जाए, मैं उस तरीके से लिखूं, उससे नहीं था। इन्हें एक मैसेज छोड़ना होता था, तो इस तरीके से लिखा करते थे। तो शेक्सपियर की तरह इन्हें आर्ट फॉर आर्ट सेक नहीं लिखना था, आर्ट फॉर लाइफ सेक लिखते थे। फॉर आर्ट सेक अलोन आई वुड नॉट मूव माई लिटिल फिंगर टू द बैटल, ये इनकी इंपोर्टेंट लाइन है, इन्होंने खुद लिखी है। हालांकि इससे क्वेश्चन भी बन जाता है, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये आर्ट फॉर लाइफ सेक लिखते थे। फॉर आर्ट सेक इन्होंने खुद कहा है, कला के वास्ते, एलोन अकेले, केवल कला के वास्ते ही, आई वुड नॉट मूव माई लिटिल फिंगर, मैं अपनी उंगलियों को नहीं चलाऊंगा इस युद्ध में। युद्ध से मतलब है, मतलब मैं लिटरेचर वाले काम में अपनी उंगलियों को नहीं लाऊंगा, मतलब मैं कला के वास्ते ही केवल यूं ही टाइम वेस्ट नहीं करूंगा लिखने में, मुझे तो लाइफ के वास्ते लिखना है, मुझे ऐसा लिखना है
जो पब्लिक पे मेरे जो रीडर्स हैं उन्हें कोई मैं मैसेज दे सकूं। मेरा मतलब केवल एक कला से नहीं है, जैसे कि टीएस इलियट और विलियम शेक्सपियर जैसे बड़े ड्रामेटिस्ट किया करते थे। वो उनका आर्ट जो थी, आर्ट फॉर आर्ट से एक लिखा करते थे, मतलब कला के वास्ते लिखते थे, जिससे कि उन्हें फेमस हो जाए कि भाई ये बहुत अच्छा लिखने वाले हैं। हमें इससे मतलब नहीं है, हमें कोई तारीफ करे ना करे, हम तो कुछ ऐसा लिखना चाह रहे हैं। यही खासियत थी गाल्सवर्दी की, यही थी जॉर्ज बर्नेट शॉ की, इन्हें लाइफ से। और ऐसा ही कुछ था मुल्क राज आनंद जैसे व्यक्ति थे जो नॉवेलिस्ट थे, तो वो भी, उन्हें कुछ आर्ट से मतलब नहीं था कि मैं कुछ ज्ञान देना चाहता हूँ, मतलब समझाना चाहता हूँ, पब्लिक में मैसेज देना चाहता हूँ, अपने रीडर्स को सामाजिकता के दायरे में लाना चाहता हूँ, जो समस्याएं है उनसे उन्हें रिफॉर्म करना चाहता हूँ, सुधारना चाहता हूँ। ही डिड नॉट राइट प्लेज ओनली फॉर अम्यूजमेंट एंड डिलाइट लाइक शेक्सपियर। उन्होंने केवल इसलिए भी प्ले नहीं लिखे कि आनंद देने के लिए, अम्यूजमेंट डिलाइट के लिए, जैसे शेक्सपियर लिखा करते थे, तो ऐसा भी नहीं लिखा। उन्हें तो मतलब वही समाज सुधारक वाला काम करना था, वे तो समस्या को पकड़ते थे, समाज में क्या है उसके ऊपर लिखते थे। 1885 से 1908 तक वो फेमस जर्नलिस्ट रहे थे। पोल मोल गजट एक मैगजीन थी, इसके जर्नलिस्ट भी रहे हैं जॉर्ज बर्नेट शॉ। सो इज ए ड्रामेटिस्ट ऑफ आइडियल डीड्स। उन्होंने हमेशा आइडियल वर्क, डीड माने कार्य होते हैं, उसके ड्रामेटिस्ट है। सम सोशल प्रॉब्लम सच एज रिलेशन, जो सामाजिक समस्याएं थी, चाहे वो धर्म से जुड़ी है, मैरिज से है, लव से है, वार से है, पॉवर्टी गरीबी से, डेमोक्रेसी से, ऐसी कुछ समस्याओं के ऊपर इन्होंने लिखा है। ये आपको बस पता होना चाहिए इनके बारे में कि भाई वो जो समस्याएं थी, जो करंट इश्यूज होते थे समाज में, उन्हें पकड़ते थे और उनके ऊपर लिखा करते थे। तो ये इस तरीके से, मतलब इन्होंने जो लिखा है वो ऐसा लिखा है। तो सो जो थे वो ड्रामेटिस्ट आइडियल डीड्स के थे, और सोशल प्रॉब्लम्स होती है जैसे धर्म के बारे में। अब हमने इसका एक वर्क पढ़ा है, आर्म्स एंड द मैन, तो उसमें देखो लव और वार इसने दे रखा है ना, मैरिज, लव, वॉर, ये सब पॉवर्टी के बारे में भी है। जैसे हम निकोला की बात करें तो वो भी चीजें दिखाते हैं। तो जो समस्याएं वाकई समाज में चल रही है उनके ऊपर लिखते थे। सो प्रेजेंटेड द रियल सिचुएशंस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी इन हिज प्ले। उन्होंने जो रियल सिचुएशंस है, ये ऐसे जो प्ले होते हैं उन्हें प्रॉब्लम प्ले बोलते हैं। भाई प्रॉब्लम प्ले क्या थे, गार्ल्स वर्दी में आपने देखा था, प्रॉब्लम प्ले वो होते हैं जो, जिस टाइम का जो राइटर होता है, जो वो लिखता है, समाज में जो प्रॉब्लम चल रही है बहुत ज्यादा, उसे अगर वो अपने वर्क में दिखा दे तो उसे हम प्रॉब्लम प्ले कहते हैं। जैसे गार्ल्स वर्दी ने इनजस्टिस में दिखाया है, वो दिखाता है कि भाई किस द सिल्वर बॉक्स है, कि समाज में क्या प्रॉब्लम चल रही है, गरीबों का कैसे एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, वो चीजें दिखा देना तो उसे प्रॉब्लम प्ले कहते हैं। यही काम जॉर्ज बर्नेट शो करते थे, प्रेजेंट करते थे रियल सिचुएशन जो होती है, प्रॉब्लम्स होती है समाज की, अपने प्ले में दिखा देते हैं। वेन एवर आई एम राइटिंग ए प्ले, अब ये शो देखो क्या बोलते हैं कि जब कभी भी मैं अपना कोई प्ले लिखता हूँ, आई नेवर इन्वेंट ए प्लॉट। प्लॉट होता है कि जैसे कोई आप प्ले लिख रहे हो, उसमें प्लॉट बनाने, छोटे छोटे कथानक, जैसे एक छोटी सी स्टोरी दो जनों की दिखा दी, फिर अलग से दिखा दी। विलियम शेक्सपियर तो बहुत सब प्लॉट्स बनाता है। भाई वो क्या करता था कि वो मान लिया एक कहानी चल रही है, सपोज करो किंग लियर की, तो उसने ग्लोसेस्टर के परिवार की कहानी अलग से जोड़ दी उसमें। तो वो एक प्लॉट बना दिया, उसका सब प्लॉट ग्लोसेस्टर वाला अलग बना दिया, और तीन बहनों वाला जो प्लॉट है, मेन प्लॉट, वो अलग चल रहा है कि किस तरीके से उसे वहां से भगा दिया गया था। तो कुल मिलाकर के प्लॉट्स के अंदर प्लॉट होते हैं। तो ये ऐसा नहीं है, क्योंकि ये माइंड लगा के बना ही नहीं रहा है भाई, ये तो लिखता जा रहा है, जो इसके देखता है, समझता है, बस लिखता चला जाता है और प्ले बन जाता है। वेन एवर आई एम राइटिंग ए प्ले, खुद जॉर्ज बर्नेट शो का कहना है, जब मैं प्ले लिखता हूँ, आई नेवर इन्वेंट ए प्लॉट, मैं माइंड से प्लॉट इन्वेंट नहीं करता, मैं तो उस कहानी को पकड़ता हूँ, लिखता चला जाता हूँ। आई लेट द प्ले राइट, मैं प्ले को लिखने देता हूँ, मतलब प्ले को चलने देता हूँ। इट्स सेल्फ स्वयं, एंड शेप इट सेल्फ, अपना आप ही वो एक आकृति ले लेता है। भाई मैंने कलम उठाई और मैंने सोचा मुझे आज इस समस्या पे लिखना है, मैं लिखता चला जाता हूँ, वो खुद ही एक प्ले बन जाता है। और आई डोंट सी व्हाट द प्ले वाज ड्राइविंग एट, और अब मैं देख भी नहीं पाता प्ले जो था वो क्या ड्राइव कर रहा है, मतलब किधर को चल रहा है, मैं देखता नहीं हूँ। अनटिल क्वाइट ए लॉन्ग टाइम बाद, आफ्टर आई हैव फिनिश्ड इट, जब तक वो फिनिश हो जाता है, जब मुझे दिखाई देता है अच्छा ये इधर को चला गया, मुड़ गया, मतलब मैं तो कलम उठाता हूँ, लिखना स्टार्ट कर देता हूँ, ध्यान भी नहीं देता मुझे इसमें प्लॉट बनाने हैं, क्या बनाना है। अपने आप ही प्ले बनता चला जाता है, बस एक मेरे माइंड में विचार होता है, बस उसे लेकर के लिखता रहता हूँ। खुद ये जॉर्ज बर्नेट शो कहता है। सो डजंट बिलीव इन द प्रेजेंटेशन ऑफ मैनी कैरेक्टर्स इन ए सिंगल प्ले।
भाई उनका विश्वास नहीं है, वो बहुत सारे कैरेक्टर नहीं लेते प्ले में। आपने देखा आम चंदा मैन में गिने चुने 6-7 कैरेक्टर ले लिए उन्होंने। बड़े बड़े कैरेक्टर तो 4-5 ही है, 3 और 2 5, 5 कैरेक्टर बड़े हो गए, 2 छोटे छोटे से कैरेक्टर, बल्कि वो 7 कैरेक्टर सारे प्ले में है। ही ड्रॉज लिमिटेड कैरेक्टर्स इन ईच प्ले। विलियम शेक्सपियर की तरह झड़ी नहीं लगाते, मतलब लिमिटेड कैरेक्टर्स रखते हैं। ये भी खासियत है जॉर्ज बर्नेट शो की। एवरी कैरेक्टर ऑफ शो इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सम मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ सोसाइटी। जो भी कैरेक्टर जॉर्ज बर्नेट शो लेते हैं अपने प्ले के अंदर, वो क्या करते हैं, हर कैरेक्टर में एक अलग से क्वालिटी होती है, मेरिट। वो समाज के एक स्तर के व्यक्ति को लेते हैं। जैसे निकोला को ले लिया उन्होंने कि भाई एक गरीब नौकर के विचार ऐसे है उस टाइम के। उन्होंने ब्लंट सैली को ले लिया कि भाई ऐसा एक जो प्रोफेशनल सोल्जर होते हैं उसके विचारों को देखने के लिए। कैथराइन जैसा कैरेक्टर लिया जिसमें वो ये दिखाना चाहते हैं कि भाई मॉडर्न लेडीज जो अपने आप को शो ऑफ करती है, आजकल की जो लेडीज है, उसमें कैथराइन को देख लिया। रैना को देख लिया कि उसके लव के लिए रैना को ले लिया। तो मतलब वो ऐसे लेते, लूका का कैरेक्टर लिया कि जो गरीब होते हैं लेकिन वो बहुत ही एम्बिशियस होते हैं, तो एक एम्बिशियस लेडी है लूका, तो उसका कैरेक्टर दे। इस तरीके से पेट कॉप का कैरेक्टर एक मजाकिया कैरेक्टर। वो देखते हैं कि समाज में ऐसे ऐसे व्यक्ति होते हैं, उन्हें अपने प्ले में डाल देते हैं, तो उन्हें वहां पर डेवलप करते हैं। आफ्टर शेक्सपियर नो इंग्लिश ड्रामेटिस्ट इक्वल्स हो, ऐसा कहा जाता है। ई एल्बर्ट ने बहुत बड़ी बात बोल दी कि भाई विलियम शेक्सपियर एक बड़े ड्रामेटिस्ट हुए थे। उनके बाद कोई भी इंग्लैंड का ड्रामेटिस्ट जॉर्ज बर्नेट शो के इक्वल नहीं रहा। तो उनके बाद नहीं रहा, मतलब भाई शेक्सपियर को छोड़ दिया, कि उनके बाद तो कोई नहीं रहा। इन द वेराइटी एंड विविडनेस ऑफ हिज कैरेक्टर। अगर कैरेक्टर की बात करें, कैरेक्टर में जैसे वैरायटी रखते हैं, अगर इन्होंने 7 कैरेक्टर दिए तो 7 अलग अलग तरीके के कैरेक्टर है, सबके सोचने की। कोई लव वाला है, कोई वॉर वाला है, कोई नौकर है, तो कोई अपने आप को एम्बिशियस है। तो मतलब ऐसे वैरायटी डालते हैं, विविडनेस भी विभिन्नताएं होती है अपने कैरेक्टर में। वैरायटी लाने वाले विलियम शेक्सपियर के बाद कोई भी इतने इक्वल नहीं हुआ शेक्सपियर के जितना जॉर्ज बर्नेट शो है। यद्यपि ही लैक्स ऑलमोस्ट एंटायरली दैट इंटरेस्ट इन द इंडिविजुअल पर्सन विच इज वन ऑफ द शेक्सपियर क्वालिटी। हालांकि इनके अंदर और शेक्सपियर के अंदर एक बहुत बड़ा अंतर था। विलियम शेक्सपियर जो थे वो इंडिविजुअल पर्सन को भी लेते थे, इन इंडिविजुअल पर्सन विच इज वन ऑफ द, मतलब इनके अंदर क्या था, लैक्स ऑलमोस्ट एंटायरली दैट इंटरेस्ट इन द इंडिविजुअल पर्सन। ये किसी इंडिविजुअल पर्सन में इंटरेस्ट नहीं लेते जो विलियम शेक्सपियर लेते थे। अब इसका मतलब क्या है, मतलब जैसे कोई प्ले लिखा जॉर्ज बर्नेट शो ने, वो अगर 7 कैरेक्टर उन्होंने लिए, वो सबको बराबर वैल्यू देते हैं। वो ऐसा नहीं है कि किसी एक ही कैरेक्टर का ज्यादा जिक्र करेंगे या उसे ही महान बना दिया, ऐसा नहीं करते। सबकी मेरिट और डीमेरिट सबको बराबर इक्वल, मतलब ऐसा लगेगा नहीं आपको जब आप विलियम इसके जॉर्ज बर्नेट शो के प्ले को देखोगे, जैसे आपने आर्म्स एंड द मैन देखा। अब आपके नजरों में रेना को भी इतनी महत्व है, ब्लेंड सैली भी है, सर्जियस भी है, चाहे निकोला है, लूका है, सब कैरेक्टर को बराबर बराबर टाइम देना, सबके सबको डेवलप करना। ऐसा नहीं है कि किसी को बिल्कुल थोड़ा सा दिखा दिया, किसी को बहुत ज्यादा दिखा रहे। ये काम विलियम शेक्सपियर करते थे। अगर वो मैकबेथ का कैरेक्टर लिया, हैमलेट का लिया उन्होंने कैरेक्टर, तो उन्हें ज्यादा डेवलप करते थे। इसीलिए देखो नाम भी उन्होंने कैरेक्टर के नाम पे कर दिया। तो ये इस तरीके से नहीं करते, इंडिविजुअल इंटरेस्ट किसी में नहीं लेते कि इन्हें बहुत आगे, इन्हें बहुत हीरो बनाना है, केवल ब्लड सैली की बात करनी है, ऐसा कुछ नहीं। सर्जियस की भी कुछ चीजें दिखाई है उन्होंने, अच्छी दिखाई है। ब्लड सैली की भी कुछ गलत चीजें दिखाई है, कुछ अच्छी दिखाई है। ऐसे करके सबको इक्वल रखते हैं, किसी को ज्यादा प्राथमिकता नहीं देते, विलियम शेक्सपियर की तरह। देर इज ए बिग एलिमेंट ऑफ सटायर इन द कॉमेडी ऑफ शो। भाई ये सटायर भी करते हैं, जैसे इन्होंने कैथराइन पे सटायर करा है कि भाई देखो ऐसी लेडी है, या लूका के ऊपर। ही इज ऑलवेज अगेंस्ट द इविल्स ऑफ सोसाइटी, समाज में बुराइयों के खिलाफ है, सटायर करते हैं बुराइयों को दूर करने के लिए। जॉर्ज बर्नेट शो जो है, उन्हें सोशल प्रोपागेंडिस्ट कहा जाता है। समाज के प्रोपागेंडा चलाने वाले प्रोपागेंडिस्ट होते हैं, समाज के प्रचारक। मतलब जो प्रचार करे किसी चीज को एक मिशन के साथ, मतलब कि भाई मुझे इस चीज पे इस बुराई को दूर कराना, तो ऐसे थे। पर्पस जो है जॉर्ज बर्नेट शो के वर्क का, वो रिलेटेड टू सोशलिज्म, ये समाजवाद से जुड़े हुए हैं। वो सोचते हैं कि सोशलिज्म कैन ब्रिंग द हैप्पीनेस इन द लाइव्स ऑफ पीपल। अगर समाजवाद होगा तो पीपल जो है, व्यक्तियों की जिंदगी में खुशी आएगी, ऐसा मानना है उनका। जो सोशलिस्टिक आइडियाज है वो देखा जा सकता है उनके प्ले के अंदर, मतलब वो सामाजिक वाला जो दायरा है उसे दिखाते हैं अपने प्ले में।
विदाउट हिज सोशलिज्म देयर वुड हैव बीन नो शो एंड नो सेवियन प्लेस। अगर सोशलिज्म ना हो तो ना जॉर्ज बर्नेट शो है और ना ही सेवियन प्लेस है। अब ये सेवियन प्लेस क्या होता है ये पूछा जा सकता है। सेवियन का मतलब है शो के जो प्ले है। जॉर्ज बर्नेट शो के नाम से बनाए सेवियन, इनके गोत्र से। सेवियन प्लेस मतलब जॉर्ज बर्नेट शो के जो आइडियल, मतलब जो उनके आइडियाज हैं, जो उनके अपने विचार है जिस प्ले के अंदर, और वो प्ले उनकी विचारधाराओं पे बना हुआ है, उसे सेवियन प्लेज बोलते हैं। ही इन्वेंटेड द टर्म, ये जो सेवियन है ना ये वर्ड, ये इन्होंने ही इन्वेंट करा है, मतलब इनका ही है पर्सनल। डेस्क्राइब करने के लिए उनकी स्टाइल, उनके आइडियाज, जहां पर इनके लिखने का तरीका, इनके विचार जिस वर्क में मिले, उसे सेवियन प्ले कहते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सेवियन प्ले वाला। मतलब लगभग अभी तक 4 के करीब ही क्वेश्चन ऐसे आए हैं जिन पे मैंने पॉइंट रखा है। बाकी तो देखो, ठीक है, क्वेश्चंस है, सोशलिज्म की बात करते हैं, सोसाइटी, वो एक अलग तरीके के क्वेश्चंस हो गए। लेकिन सेवियन प्लेस, फैबियन सोसाइटी, ऐसे क्वेश्चन, नोबेल प्राइज, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं, जो मैंने बोल दिया था। ही वॉन्टेड टू प्रेजेंट सोशल प्रॉब्लम्स को। अब देखो ये तो इनके बारे में बताई जा रही है बातें, ऐसे लिखते हैं, तो ये कोई इस तरीके के क्वेश्चन नहीं है जो आपको रटने पड़ेंगे। तो समझना है आपको कि भाई सो जो थे वो चाहते थे प्रेजेंट करना सोशल प्रॉब्लम्स को थ्रू हिज प्लेस, जो समाज में समस्या है अपने प्ले में दिखाते हैं। आल्सो वांटेड टू शो द सॉल्यूशन, भी दिखाते हैं उस प्रॉब्लम बाय द हेल्प ऑफ हिज वर्क। अपने वर्क में उसका सॉल्यूशन भी दिखाते हैं। एक इन्होंने वर्क लिखा था कैंडिडा, उसमें ये दिखाते हैं कि कैसे जो प्रीस्ट होते हैं, जो पुजारी होते हैं, वो किस तरीके से मतलब इंसानों को समझाते हैं, संडे टू संडे उन्हें ज्ञान देते हैं। और पब्लिक आती है, दुनिया भर के पाप करती है, गलत काम करती है 6 दिन, 7वें दिन आके चर्च में और सोचते हैं कि बस हम तो पाप से मुक्ति मिल गई हमें। और फिर जो जो वो ज्ञान लेकर के जाते हैं, उनसे पीठ मोड़ते ही प्रीस्ट से, फिर दोबारा अपने उन्हीं गलत काम में लग जाते हैं, फिर 6 दिन तक गलत काम करते हैं, फिर 7वें दिन आ जाते हैं चर्च में। तो मतलब एक तरीके से दिखाया क्या धार्मिकता को इस तरीके से ले रखा है पब्लिक ने। तो मतलब ये अपने जो वर्क लिखते हैं जॉर्ज बर्नेट शॉ, उसमें एक समस्या दिखाएंगे, उसका सोल्यूशन भी दिखाएंगे। तो वे ऐसे वर्क है इनके। So was first and foremost and all the time the propagandist, or should I say a prophet, आर ए स्कॉट जेम्स ने इनके बारे में कहा है कि ये पहले, फॉरमोस्ट सबसे आगे, एंड ऑल द टाइम दे प्रोपागेंडिस्ट है। ये प्रोपागेंडिस्ट वही एक मिशन के साथ एक प्रचारक है, बात को कहने वाले, या शुड आई से प्रॉफिट कह दो। प्रॉफिट से मतलब होता है पैगंबर, जो भविष्यवाणी करता है, जो आगे की बात बताता है। तो ये ऐसे है इनके जो वर्क होते हैं ना, उसमें ये आगे का फ्यूचर भी दिखाते हैं। जो एक प्रोपेगेंडिस्ट होता है वो मिशन के साथ चलता है, एक उसका मिशन होता है कि भाई मुझे इस चीज को बताना है, ये पॉइंट है मेरा, मुझे इसे के साथ चलना है। जॉर्ज बर्नेट शॉ एक ट्रू इकोनोक्लास्ट थे। ये वर्ड इकोनोक्लास्ट, आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इकोनोक्लास्ट का मतलब भी आपको पता होना चाहिए। इकोनोक्लास्ट जो वर्ड होता है ना, ये कमला दास पे भी लागू होता है। इकोनोक्लास्ट वो होते हैं जो सामाजिक रीति रिवाजों को ना माने। और समाज में कुछ भी सही, मुझे तो जो सही लगेगा मैं सही करूंगा, मुझे जो गलत लगेगा मैं गलत कहूंगा। जैसे सपोज करो समाज ने एक नियम बना रखा है कि भाई हमें ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सब जगह होता है। अपने अपने धर्म में अलग अलग तरीका होता है कि भाई किसी धर्म में कुछ होता है। जैसे मान लिया सपोज करो भाई हम मुस्लिम धर्म की बात करें, तो वहां पर चाचा ताऊओं में, मामा में, इनमें शादियां हो जाती है, लेकिन कोई व्यक्ति है कि भाई मैं नहीं करूंगा इस चीज को। तो वो क्या है, वो इकोनोक्लास्ट है, वो रीति रिवाज को नहीं मान रहे हैं। तो वो इसी चीज की बात है कि भाई हम तो नहीं मानते इस रीति रिवाज को। तो कहीं पर ऐसा पर्दा प्रथा चल रही है, हमारे धर्म में ही है कि भाई पर्दा, अच्छा। लेकिन हम नहीं मान रहे उसे। तो तो उसे क्या मिर्च कहते क्या हैं कर कि रही है? भाई वो एक पता तरीके नहीं। से मतलब यहाँ पर उसे ये बोला जाता है कि भाई वो इकोनोक्लास्ट है। तो इकोनोक्लास्ट क्या होता है कि भाई जहां पर आप इधर के रीति रिवाजों को इन्हें ना मानो, तो दैट इज कॉल्ड इकोनोक्लास्ट। कि भाई हम अपने, हमें जो सही लगेगा वो है हमारे अनुसार। हमें ये नहीं है कि भाई दबाव में आकर के, हमारे सपोज करो किसी को इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि भाई शादी हमें अपनी कास्ट में करनी है, हमें तो नहीं करनी भाई, हम तो जो ठीक है हम तो वहां करेंगे। तो जो ऐसे सामाजिक रीति रिवाजों को जो पुराने चले आ रहे हैं, उनके सामने खड़ा हो जाए व्यक्ति, उसे इकोनोक्लास्ट। जॉर्ज बर्नेट शॉ एक ट्रू इकोनोक्लास्ट थे। ही इज ऑलवेज अगेंस्ट द ओल्ड कस्टम और ट्रेडिशन, जो है ना कंट्री के, उनके खिलाफ रहते थे। ये नहीं मानते थे, उन्हें इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कोई क्या कहेगा, हमेशा अगेंस्ट रहते थे। कन्वेंशनल मॉरलिटीज,
कन्वेंशनल माने परंपरागत, जो नैतिकताएं हैं, जो सोशल इंस्टीट्यूशंस है, उनकी खिलाफत करते थे। भाई समाज में जो बंधन है, जो वो उन्हें कोई मतलब नहीं था उससे। इन्हें यार भाई मुझे इससे क्या लेना है, मुझे जो सही लगेगा मैं तो वो करूँ। ही वॉन्ट्स टू चेंज ऑल द ओल्ड वेज, जो पुराने तरीके उन्हें चेंज करना चाहते थे, गिव ए न्यू शेप टू द सोसाइटी। अगर ऐसे व्यक्ति ना हो ना समाज में, इकोनो क्लास जैसे, तो जो आज से 100 साल पहले चला आ रहा है वही परंपरा चलती चली जाएगी। इसके लिए जब परंपराएं चेंज होती है तो इकोनो क्लास्ट जैसे व्यक्ति, मतलब ऐसे जॉर्ज बर्नेट शो जैसे व्यक्ति आते हैं समाज में, और वो फिर कुछ चेंजिंग लाते हैं। और देखो आप, बहुत सारी हमारे रीति रिवाजों में चेंजिंग हो गई। He uses irony to reveal the actual picture of outdated custom. वो आयरनी यूज करते हैं, मतलब घुमा करके अपने वर्क के अंदर ऐसे घुमा के टोंट कसते हैं, रिवील करने के लिए एक्चुअल पिक्चर ऑफ आउटडेटेड कस्टम। वो दिखाते हैं कि जो आउटडेटेड कस्टम है ना, जो पुराने रीति रिवाज है, उसकी एक्चुअल पिक्चर दिखाते हैं कि, और उसमें उसकी कमियां दिखाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, उस पर टोंट कसते हैं कि देखो ये पुराने समय इस तरीके से, कुछ फायदा नहीं है इन चीजों का, मतलब वो दिखाते हैं। आई एम बाय प्रोफेशन व्हाट इज कॉल्ड एन ओरिजिनल थिंकर। वो कहता है, जॉर्ज बर्नेट शॉ खुद अपने लिए बोलता है कि मैं एक प्रोफेशन से, जिसे कहा जाता है ओरिजिनल थिंकर हूं। मैं सोचता हूँ बहुत ज्यादा। माई बिजनेस बीइंग टू क्वेश्चन, मेरा काम है क्वेश्चन उठाना, एंड टेस्टिंग करना ऑल द एस्टेब्लिश, जितने भी एस्टेब्लिश जो व्यवस्थित क्रीड्स एंड कोड्स हैं। क्रीड्स एंड कोड्स उन्हें बोलते हैं, रीति रिवाज परंपराएं। जो रीति रिवाज और परंपराएं है जो एस्टेब्लिश है, जो पहले से ही व्यवस्थित है, मैं उन पे क्वेश्चन उठाता हूँ, उनकी टेस्टिंग करता हूँ कि क्या सही है क्या गलत है। टू सी, ये देखने के लिए कि हाउ फार दे आर स्टिल वैलिड, कि ये कितने वैलिड है, मतलब ये कितने वैध है, ऐसा देखने के लिए मैं उनकी टेस्टिंग करता हूँ। ये जॉर्ज बर्नेट शो कहते हैं। सो स्टार्टेड हिज करियर एज ए नोवेलिस्ट बट हिज नॉवेल्स वर नॉट सो परफेक्ट। जॉर्ज बर्नेट शो ने अपना करियर नोवेलिस्ट के रूप में स्टार्ट करा था, लेकिन नोवेल उनके फेल हो गए थे। वो ड्रामे से ही जाने गए हैं। द एबेंडेंस ऑफ डायलॉग्स, अब उसके कारण ही बताया नोवेल इनके क्यों फेल हो गए थे। एबेंडेंस होता है अत्यधिक मात्रा। ये एक बार पूछा गया था, वर्ड पूछा गया था ये, एबेंडेंस की स्पेलिंग पूछी गई थी। क्योंकि अबाउंड माने होता है प्रचुर मात्रा में, लेकिन जब उसकी नाउन बनाई तो एबेंडेंस बनाई, ABU, ओ इसमें मिस हो जाता, ओमिट कर दिया गया। इसलिए ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे एक्सप्लेन में अलग स्पेलिंग होती है, एक्सप्लेनेशन में अलग होती है, फोर में अलग होती है, 40 में अलग होती है। ये ऐसे वर्ड होते हैं जो बहुत ज्यादा इसलिए पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि इनमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। द एबेंडेंस ऑफ डायलॉग्स, डायलॉग्स ज्यादा रखते हैं ये। मतलब ये एक ड्रामेटिस्ट जो होता है, जैसे इन्होंने नोवेल लिखे, अब ये क्या करते हैं, डायलॉग्स बहुत ज्यादा होते हैं, लैक ऑफ एक्शन, एक्शन की कमी, एंड एलिबरेट स्टेज डायरेक्शंस वर सम ऑफ द रीजंस रेस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर ऑफ हिज नॉवेल्स। इनके नोवेल के फेल होने के पीछे ये कारण रहे हैं कि डायलॉग्स ज्यादा होते हैं, एक्शन होते नहीं है, इलिबरेट एलोबरेट स्टेज डायरेक्शंस, उच्च स्टेज वाले डायरेक्शन होते हैं, जो ड्रामे में तो फिट होते हैं, नोवेल में नहीं होते। ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से इनके नोवेल नहीं चल पाए थे। पहले ही 4 नोवेल तो बिल्कुल फ्लॉप ही हो गए थे। इस तरीके से सो लेफ्ट टू राइट, नॉवेल्स तो उन्होंने छोड़ दिए और अपना पेन जो है ड्रामे पर लगा दिया। बाय द हेल्प ऑफ हिज ड्रामा शी गोट सक्सेस इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। अगर लिटरेचर में सफलता मिली है तो ड्रामे से मिली है, ना कि नॉवेल से। तो नॉवेल स्टार्ट जरूर ये इन्होंने अपना करियर नॉवेल से करा है, लेकिन इन्होंने जो फेम फेम प्राप्त करी है वो अपने ड्रामास से करी है। सो डिड नॉट राइट एनीथिंग विदाउट एनी पर्पस। इन्होंने जो भी कुछ लिखा है ना, ऐसे ही नहीं नोलन वोलन नहीं लिख दिया, मतलब एक पर्पज के साथ लिखा है। और जो मिशन के साथ लिखते हैं, जो पर्पज के साथ लिखते हैं, उसे बोलते हैं प्रोपेगेंडिस्ट। तो वो प्रोपेगेंडिस्ट थे। वो जब भी कुछ लिखते थे तो पहले उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता था कि मुझे इसमें ये बताना है, कोई पर्पज, कोई टारगेट होता था। उनके जो प्ले है जॉर्ज बर्नेट के, ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स है सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी। बार बार ये बात घूम के आती है कि ये समाज की समस्याओं के रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब अगर आप 10 प्ले पढ़ लो, अगर आपको ये पता करना है कि 1930 में, 35 में, 1940 में, इस इन साल के इन साल में, या आप अर्ली 20th सेंचुरी में जो इंग्लैंड था वहां पर किस तरीके का माहौल था, मतलब वहां क्या क्या समस्याएं चल रही थी, अगर आपको ये जानकारी लेनी है तो आप जॉर्ज बर्नेट शॉ के
प्ले पढ़ लो, आपको पता लग जाएगा। कैंडिडा में आप कुछ और प्रॉब्लम देखोगे, मैन एंड सुपरमैन में, सैंड जोन में, तो वो सारी चीजें आपको इनमें देखने को मिलेगी। सो हैज बीन कॉल्ड द फादर ऑफ थिएटर ऑफ आइडियाज। ये टर्म थिएटर ऑफ आइडियाज मैंने आपको लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स वाले वीडियो में करा दिए। थिएटर ऑफ आइडियाज में सो भी जुड़े हुए थे। आइडियाज का थिएटर मतलब, जो थिएटर होता है, ड्रामा जो होता है, उसमें इनकी विचारधारा मतलब बहुत ज्यादा थिंकिंग वाले व्यक्ति, मतलब बहुत ज्यादा सोचने वाले, तो वो थिएटर ऑफ आइडियाज बोलते थे। ये उसके फादर थे, मतलब इस ग्रुप के इन्हें पिता कहा जाता था। और जैसे इनके बारे में कहा जाता है, खुद ही बोलते हैं, आई राइट प्लेज विद द डेलिबरेट ऑब्जेक्ट। मैं जो प्ले लिखता हूं ना, वो जानबूझकर ऑब्जेक्ट ऑफ कन्वर्टिंग द नेशन टू माय ओपिनियन। मैं ऐसे प्ले लिखता हूं, आई राइट प्लेज डेलिबरेट ऑब्जेक्ट, मैं वो ऑब्जेक्ट लेता हूं सोच समझकर, कन्वर्ट करता हूं द नेशन को टू माय ओपिनियन। मतलब मैं राष्ट्र को अपने विचारों में कन्वर्ट करता हूं ऑन सेक्सुअल एंड सोशल मैटर पर। सेक्सुअल से मतलब हो जाता है मेल फीमेल वाला, और सोशल मैटर्स मतलब सामाजिक मुद्दों पर मैं इस तरीके के सब्जेक्ट लेकर के, ऑब्जेक्ट लेकर के चलता हूं कि मैं राष्ट्र को अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट करता हूं। मतलब ये अपने विचारधारा अलग ही लेके चलते हैं। इसलिए थिएटर ऑफ आइडियाज जो है ना, वो अपने विचारों का थिएटर बनाते हैं, मतलब अपनी विचारधारा को ही चलाना आगे को। सो क्रिटिसाइज्ड क्रिश्चियनिटी को भी इन्होंने क्रिटिसाइज करा है, मतलब इन्होंने धर्म को भी। एंड प्रेजेंटेड ए न्यू रिलीजन, मतलब ये क्रिश्चियनिटी को भी नहीं मानते थे, उसमें न्यू रिलीजन, नया धर्म इन्होंने स्टार्ट करा था। जैसे कुछ ऐसे ये चीजें कमला दास में भी देखने को मिली थी। उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था, बाद में वो कमला सुरैया के नाम से जाना गया उन्हें। तो अब अपना धर्म चेंज कर देना, ये आपने बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर जो थे, उनमें भी देखा होगा, उन्होंने किस तरह से बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर लिया था। तो मतलब कुछ व्यक्ति होते हैं ना, धर्म को चेंज कर लेंगे, या इन्होंने अपना अलग ही धर्म बना लिया, एक मतलब क्रिएटिव इवोल्यूशन करके। सो क्रिटिसाइज करा इन्होंने, कहा क्रिश्चियनिटी में बहुत सारे कमियां हैं। एंड प्रेजेंटेड ए न्यू रिलीजन, एक नया धर्म ही प्रेजेंट कर दिया। द नेम ऑफ दैट रिलीजन वाज क्रिएटिव इवोल्यूशन। क्रिएटिव तो सक्रिय होता है, इवोल्यूशन माने विकासात्मक, आगे को बढ़ाना, उसे इवोल्यूशन बोलते हैं। नाम भी मतलब इन्होंने अलग से ही निकाल के दिया। अकॉर्डिंग टू हिम हिज रिलीजन इज वेरी नेसेसरी फॉर लाइफ। उन्होंने कहा कि ये जो रिलीजन है ना, ये जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, अपने वाला जो रिलीजन इन्होंने दिया है। क्योंकि यहाँ ये ऐसा धर्म लाना चाह रहे थे जहां समाज के बारे में सोचा जाए, मतलब किसी एक इंसान को लेकर के उसके पूजा पाठ करना, ये करना, वो सब चीजें अलग। अच्छी बातें, अच्छी बातों पे फोकस करना, क्रिएटिव होना, मतलब ऐसा मानना था इनका। सो रोट इन्होंने प्रॉब्लम प्लेज लिखे। प्रॉब्लम प्ले क्या होता है, ये क्वेश्चन तो आपको वैसे भी आपको पता भी होना चाहिए। प्रॉब्लम प्ले वो प्ले होता है जिसमें कंटेम्प्ररी उस समय की प्रॉब्लम को दिखाया जा रहा हो कि भाई आजकल ये समस्या चल रही है। तो इन्होंने प्रॉब्लम प्लेज लिखे हैं। विच वर द आउटकम ऑफ कंटेम्प्ररी सोशल प्रॉब्लम्स। अब प्रॉब्लम प्ले आउटकम था, नतीजा था किस चीज का, मतलब क्यों लिखे प्रॉब्लम प्ले। तो वो आउटकम थे क्योंकि कंटेम्प्ररी जो सोशल प्रॉब्लम्स चल रही थी उस समय की, उनके मद्देनजर मतलब वो चल रही थी, तो उन्हें इन्होंने अपने वर्क में दिखाया। ही वर्कड एज एन आर्ट क्रिटिक एंड एज ए म्यूजिक क्रिटिक। इन्होंने आर्ट क्रिटिक और म्यूजिक क्रिटिक के रूप में भी काम करा है, मतलब इन्होंने क्रिटिसाइज भी करा है आर्ट को, म्यूजिक को, इन्हें। ही वर्कड ऑन सैटरडे रिव्यू, ये एक मैगजीन है, इस पे भी 1895 से 1908 तक इन्होंने वर्क करा। आफ्टर दैट ही बिकेम, इसके बाद वे एक नोवेलिस्ट बने। और उन्होंने चार, सबसे पहले जो नोवेल लिखे, चारों के चारों ही अनसक्सेसफुल रहे थे इनके। तो ये काम भी इन्होंने करा था। तो इनके जो नॉवेल्स थे वो सक्सेसफुल नहीं रहे। तो क्वेश्चन इसलिए बन जाता है, भाई इस ऐसा व्यक्ति जो कि शुरू से ही मतलब इन्होंने ये नहीं करा कि बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं ना कि उन्होंने ड्रामे ड्रामे से स्टार्ट करा, तो इनका जो लाइफ रही है, वो पहले तो मैगजीन वैगजीन लिखा करते थे, फिर इन्होंने नोवेल स्टार्ट करे लिखने। और इनका जो मेन चीज रही है वो यही रहा है कि मतलब इन्होंने नोबेल की स्टार्टिंग जरूर करी, पर फेमस ये ड्रामे से हुए। इन्होंने 58 प्लेस लिखे हैं, जिसमें से 8-10 तो बहुत बहुत ही फेमस है मतलब। और सो बिलीव्ड दैट इंटेलिजेंस नॉट इमोशंस, ये माइंड पे ज्यादा विश्वास करते थे, इमोशन पे नहीं करते थे। शुड गवर्न ह्यूमन लाइफ, कि एक मानवीय जिंदगी माइंड से चलती है ना कि इमोशन से, ऐसा इनका मानना था।
ही यूज ड्रामा एज ए प्लेटफॉर्म, इन्होंने ड्रामे को एक अपना प्लेटफॉर्म बनाया डिबेट के लिए, स्टोरी टेलिंग के लिए नहीं बनाया कि भाई आप कहानी सुनाने के लिए या कुछ ऐसा। डिबेट कि आप, ये इन्होंने ड्रामा लिख दिया, इनका मानना ये था कि भाई इस पे डिबेट करो, तर्क वितर्क करो, क्या अच्छा है क्या बुरा है, कहाँ गलत है कहाँ नहीं है। मतलब मुझे कोई कहानी सुना के आपको अम्यूजमेंट या आपको एंटरटेनमेंट करने के लिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। मैं तो एक बात लेके आया हूँ आपके सामने, आप इस पे बहस करो क्या सही है क्या गलत है। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया मेलोड्रामा। मेलोड्रामा होता था जिसमें खून खराबा, इमोशंस बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे मेलोड्रामा, मेलोड्रामेटिक सीन होते हैं, आपने बैकबैक में देखा होगा, लेडी मैकडफ उसके बच्चों को मार देना, हत्या उनकी कर देना, जहां रूह से कांपने लग जाए, ऐसा वो मेलोड्रामा सीन होते हैं। तो ये इन्होंने मेलोड्रामा नहीं बनाया। एंड प्रिफर्ड आर्गुमेंट ड्राइवन ड्रामा, ये ऐसे ड्रामा लेते थे आर्गुमेंट वाले, तर्क वितर्क वाले, कोई मार धाड़ नहीं दिखानी है इन्हें, कोई भूत प्रेत आत्मा नहीं दिखानी है। तो ये तो ऐसे ड्रामे लेते हैं कि भाई आप आर्ग्यूमेंट्स करो, रीडर से कहते हैं मेरा ड्रामा पढ़ो, अब बताओ कहाँ कमियां हैं, क्या चीज है, आप तर्क, आपको मैंने एक समस्या डाल दी इसमें, उसका सोल्यूशन भी दिखाया है, अब कुछ मुझसे करो ना बहस की भाई इसमें क्या गलत है, या ये चीज नहीं है या है क्या, मतलब ऐसे समस्याओं को डालते थे। उनके जो प्ले थे, ओपन रिप्लेस एक्शन विद लॉन्ग इंटेलेक्चुअल कन्वर्सेशन, इन्होंने एक्शन को रिप्लेस कर दिया। देखो ड्रामे के अंदर तो एक्शन बहुत होते हैं, आपने विलियम शेक्सपियर के ड्रामे पढ़ के देखो, और इनके ड्रामे में एक्शन नहीं देखने को मिलेगा। आपने अभी वो ड्रामा देखा इनका जो मैंने पढ़ाया, आर्म्स एंड द मैन, अब बताओ उसमें एक्शन कहाँ है। एक्शन से मतलब ये है कि लड़ाई धड़ाई कुछ नहीं है ऐसा। एक युद्ध दिखाया है, बैटल, वो भी उस पे नहीं दिखाया, थिएटर में नहीं है। मतलब वहां पे तो केवल आप देखो फर्स्ट एक्ट जो स्टार्ट होता है वो जो बेडरूम है रेना का उसमें स्टार्ट होता है, 3 एक्ट थे इसमें। सेकंड एक्ट जो स्टार्ट होता है वो गार्डन में स्टार्ट होता है, पेटकॉप के। थर्ड एक्ट जो स्टार्ट होता है वो लाइब्रेरी में स्टार्ट होता है। हाँ, उसकी लड़ाई के बारे में बातें चलती है, बैटल के बारे में कि भाई ऐसा युद्ध हुआ, उसमें ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन प्ले में नहीं दिखाया गया है, मतलब प्ले में, पिक्चर में नहीं है। ड्रामा अगर आप इसे परफॉर्म करोगे तो वहां पे कोई बैटल नहीं दिखाया जाएगा। तो वो रिप्लेस कर देते हैं, एक्शन सीन को हटा देते हैं, किस चीज से, विद लॉन्ग इंटेलेक्चुअल कन्वर्सेशन, लंबी इंटेलेक्चुअल बुद्धि वाली कन्वर्सेशन चलती है, माइंड वाली कन्वर्सेशन चलती है। लूका की और निकोला की स्पीच देखो आप, या लूका की स्पीच आप उससे देखो जो वो सर्जियस से बात करती है, या फिर आप रेना और ब्लंट सैली की जब स्पीच दोनों की चलती है स्टार्टिंग में सोल्जरिंग को लेकर के कि किस तरीके से युद्ध होने चाहिए, और युद्ध का कोई फायदा नहीं है, चॉकलेट क्रीम सोल्जर का ना, वो सब चीज जॉर्ज बर्नेट शॉ इस इतने बेहतरीन तरीके से कराता है। वो ऐसे डिबेट कराते हैं, आर्गुमेंट्स होते हैं कि भाई एक इंसान ये बोल रहा है, एक फिर उसका तर्क वितर्क कर रहा है। वो क्या करते हैं, किसी एक जो प्लेयर होता है, मतलब एक्टर होता है, जैसे ब्लंट सैली है, ब्लंट सैली में वो अपने आप को देख रहे हैं, जवाब दे रहे हैं रैना का, रैना में वो पब्लिक को देख रहे हैं, पब्लिक ये कहती है कि भाई ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो एकदम उसकी बातों को काट रहा है, तो बार बार ऐसे चलता है ना, तो वो चीज दिखाते हैं। सो बिलीव दैट मैरिज शुड बी बेस्ड ऑन रीजन नॉट रोमांस, उन्होंने ये भी कहा कि मैरिज जो है ना वो रोमांस पे बेस्ड नहीं होनी चाहिए, वो रीजनिंग पे होनी चाहिए, वो तार्किकता पे होनी चाहिए, इंटेलेक्चुअल पे होनी चाहिए, कि हम किसी को ऐसा नहीं कि भाई हम मैरिज जो कर रहे हैं वो रोमांस को ध्यान में रख के करें। इसीलिए रैना ने अपना आइडिया चेंज कर दिया, उसने ब्लंट सैली से शादी के लिए जो प्रपोज करा था ना, वो रीजनिंग पावर, मतलब क्या मेरे लिए सही है उचित है, वो चीज सोच के होनी चाहिए। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ फ्रिक्वेंटली यूज्ड पैराडॉक्स, ये ज्यादातर पैराडॉक्स यूज करते हैं। पैराडॉक्स क्या होता है, विवादास्पद, मतलब अपोजिट हो जाना, टू सोक द ऑडियंस इनटू थिंकिंग। पैराडॉक्स होता है हम सोच के कुछ चले हो कुछ जाए, जैसे आयरनी होती है ना, उसी का ये विरोधाभास हो जाता है, वो शौक कर देता है बाद में ऑडियंस के लिए। हम सोच रहे थे भाई एंगेजमेंट हो गई है किसकी, रैना की और सर्जियस की, बाद में शादी ब्लड सैली से हो जाना, शॉकिंग करने के लिए ऑडियंस को। शो के जो हीरोज हैं, जो वो हीरो डालता है जैसे ब्लंट सैली है, आर यूजुअली थिंकर्स रेदर देन मैन ऑफ एक्शन, वे लड़ाई मार धाड़ वाले नहीं होते, थिंकर्स होते हैं, सोचने वाले होते हैं। अब देखो ब्लंट सैली का कैरेक्टर, वो कितना ज्यादा थिंकिंग वाला है, और कैसे वो तर्क वितर्क कर रहा है रहना से। शो के जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं आर ओपन स्ट्रोंगर देन मोर प्रैक्टिकल देन मैन, वे ओपन स्ट्रोंगर एंड मोर प्रैक्टिकल होते हैं, मैन की अपेक्षा ज्यादा स्ट्रोंगर और ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। सर्जियस और लूका में आप अंतर देख लो कितना ज्यादा है। ही ट्रीटेड कॉमेडी एज ए सीरियस वेपन फॉर सोशल रिफॉर्म, उन्होंने ज्यादातर ट्रेजिडी ना लेकर के कॉमेडी को हथियार बनाया है
समाज को सुधारने का। कॉमेडी में ही कुछ ऐसी ऐसी चीजें डालना, बुराइयां जो है समाज की वो लाना, फिर कॉमेडी के माध्यम से उससे रिफॉर्म करना, तो वो काम इन्होंने कॉमेडी से करा है, ना कि ट्रेजिडी से। शो के जो कैरेक्टर्स है ना, ऑफन स्पीक इन विटी, चालाकी वाली बात करना, इपिग्रामेटिक स्टाइल में बात करते हैं, मतलब गागर में सागर भरते हैं, थोड़ी सी लाइन में बहुत कुछ। 9 of 10 soldiers आर बॉर्न फूल, जैसे लाइन लिख दी है कि 10 में से 9 तो बॉर्न फूल होते हैं, मूर्खी होते हैं, तो मतलब एक छोटी सी लाइन में बहुत सारे भाव छिपे होते हैं, उसे इपिग्रामेटिक बोलते हैं। विटी और इपिग्रामेटिक सेंटेंसेस यूज करते हैं। सो डिक्लाइन द ऑर्डर ऑफ मेरिट भी इसे मिला था। ऑर्डर ऑफ मेरिट जैसे थॉमस हार्डी को भी ये अवार्ड मिला था, तो इन्होंने इसे डिक्लाइन कर दिया था, बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया था, इन्होंने मना कर दिया था। एट द एज ऑफ 94 सो सफर्ड ए फॉल फ्रॉम ए लेडर, ये एक सीढ़ी से गिर गए थे, पेड़ की ट्रिमिंग कर रहे थे, मतलब कटाव छटाव सा, तो गिर गए, और लीडिंग टू इंजरीज, और फिर एक चोट लग गई थी, और जो इन्हें इनकी डेथ का कारण बनी, 1950 में इनकी डेथ हो जाती है। ही वॉज एन अर्ली सपोर्टर ऑफ वुमेन्स सफ्रेज एंड इक्वल राइट्स, ये सपोर्टर रहे हैं, वुमेन की जो समस्या है उन्हें उठाते हैं, इक्वल राइट्स, मेल और फीमेल के राइट्स को इक्वल वाले उसमें लेके चलते हैं। सो इन्वेंटेड द टर्म सुपरमैन, एक टर्म इन्होंने इन्वेंट करी थी इंग्लिश में। इंस्पायर्ड बाय निट्जे जो है राइटर, उन्होंने इसे इंस्पायर करा। इन इज प्ले मैन एंड सुपरमैन में, तो सुपरमैन एंड सुपरमैन एक प्ले है इनका, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें एक सुपरमैन की, एक इंसान में अच्छी क्वालिटी क्या होनी चाहिए उसे लेकर के इन्होंने एक टर्म यूज करी। सो वॉज द फर्स्ट पर्सन टू विद बोथ अ नोबल प्राइज एंड एकेडमी अवार्ड, और नोबल प्राइज इन्हें दोनों मिले हैं, तो ऐसे इंसान थे। तो नोबल प्राइज 1925 में मिला था इन्हें, उसकी ईयर तो आपको ध्यान रखनी है, और मौत इनकी 1950 में हो गई थी। तो नोबेल प्राइज भी इन्हें मिला है 1925 में। अब इनके क्वेश्चन मैंने 63 क्वेश्चन पढ़ाए हैं आपको जॉर्ज बर्नेट शो के, लेकिन वही बात जो मैं स्टार्टिंग में बोला था, 10 या 12 ही क्वेश्चन है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, वो भी एलटी ग्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, और उन पे मैंने थोड़ा सा फोकस करा भी है, तो आपको उन्हें ध्यान रखना है। बाकी एक बात ध्यान रखनी है कि ये राइटर किस तरीके के थे। देखो, जब हम किसी को देखते हैं, जैसे आप कोई हीरो की पिक्चर आ जाए आपके सामने, आपके सामने सलमान खान आ जाए, या आपके सामने सनी देओल की पिक्चर आ जाए, तो आप समझोगे भाई एक्शन हीरो है, ऐसे लड़ाई वड़ाई, डांस वांस उसे आता नहीं है, ये मतलब एक पिक्चर आ जाती है ना। ऐसे ही आनी चाहिए जब आप किसी राइटर के बारे में पढ़ रहे हो, तो आपके माइंड कैसा यूज करना चाहिए भाई, जॉर्ज बर्नेट। अच्छा, ये सोशल प्रॉब्लम जो होती है ना उन्हें दिखाता है, अगर सोशल प्रॉब्लम दिखाता है तो प्रॉब्लम प्ले लिखता है, इसका मतलब। और ये इकोनोक्लास्ट है, मतलब इसे रीति रिवाज उनके सामने खड़ा हो जाएगा, जो चीज गलत है गलत को गलत कहेगा। इसे इससे कोई मतलब नहीं है कि मुझे कला के वास्ते लिखना है, कोई मुझे ये ना कह दे, क्रिटिक मुझे क्रिटिसाइज करे कि भाई इसे लिखने का तरीका नहीं था, तरीके तरीके से मुझे कुछ नहीं लेना। मुझे क्या है, मेरा सीधा सा है कि मैं एक मैसेज छोड़ूं। ये एक प्रोपेगेंडिस्ट है, मिशन के साथ, टारगेट के साथ लिखता है। यूं ही नहीं लिखेगा, कोई बात भी लिखेगा ना सोच के कि भाई मुझे इस बात को ध्यान में रख के लिखना है, मुझे डाइवोर्स के ऊपर लिखना है तो वो डाइवोर्स के बारे में सोच करके लिखेगा, मतलब ऐसा व्यक्ति है। तो ये चीजें तो आपको कॉमन इसके बारे में सोचनी है। बाकी ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखने हैं, जो मैंने 10 के करीब क्वेश्चन बताए कि जो अलग से है, जैसे नोबेल प्राइज कब मिला था इसे, फैबियन सोसाइटी से जुड़ा हुआ था, तो वे कुछ क्वेश्चन हटके होते हैं, जो वो आपको बिल्कुल याद कर लेने हैं कि भाई ये क्वेश्चन इसके याद करने लायक है। ठीक है, यहीं तक करें।